हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद खुशबू में। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम चैप्टर 1 ऑफ सिविक्स क्लास 9th एनसीईआरटी का हम करेंगे और उस पाठ का नाम है लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों। इससे पहले जो इसका जो चैप्टर सिलेबस में नहीं आता है वैसे, पर मैं उस चैप्टर को आपको करा चुकी हूँ इसकी पहली वीडियो में। इससे पहले वीडियो में आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, समकालीन विश्व में लोकतंत्र। इस चैप्टर को समझने से पहले वो चैप्टर भी समझना ज़रूरी है। इस चैप्टर को जानने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, सो दैट कि आप 9th क्लास से रिलेटेड जितनी भी वीडियो हैं आप इस चैनल पर देख सकें, और इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप अदर सब्जेक्ट की वीडियो भी देख सकते हैं। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लेसन को स्टार्ट करते हैं। इस लेसन में लोकतंत्र को समझाया गया है, लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या इसकी विशेषताएं हैं। इसमें जो स्टार्टिंग होती है चैप्टर की वो दो टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में होती है। जो स्टूडेंट होती है, मेरी नाम की एक स्टूडेंट होती है कि वो अपने टीचर से बोलती है, टीचर का नाम है लिंगदो मैडम है, और स्टूडेंट मेरी कहती है कि मैम मुझे ये तरीका ठीक नहीं लगता, एक अध्याय तो हमने किस्सों और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की चर्चा में लगा दिया और अब आकर हम लोकतंत्र का अर्थ जानेंगे। तो मेरे कहने का ये तात्पर्य है कि इस कार्य को हमें पहले करना चाहिए था और अध्याय वाली पढ़ाई अब होनी चाहिए थी। स्टूडेंट ये कहती है कि हमने पहले चैप्टर में तो सारा अध्याय समझा है और अब हम परिभाषा समझ रहे हैं, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। हमें पहले किसी चीज़ की परिभाषा जाननी चाहिए थी, उसके बाद हमें वो चैप्टर पढ़ना चाहिए था। तो इसके जवाब में मैडम्स को जवाब देती हैं उसकी टीचर, तुम्हारी बातों में दम है, पर क्या हम अपने नॉर्मली जीवन में, सामान्य जीवन में भी तो हम ऐसा ही करते हैं ना, कि कलम या बरसात या प्रेम जैसे शब्दों को यूज़ करने से पहले हम इनकी परिभाषा नहीं जानते हैं, हम इनको डायरेक्टली यूज़ करते हैं और बाद में हमें इनकी परिभाषा का पता चलता है। इनकी सर्वमान्य परिभाषा, पहली बात तो इनकी सर्वमान्य परिभाषा है ही नहीं। टीचर उसको ये कहती हैं कि इनकी सर्वमान्य परिभाषा है ही नहीं, शब्दों का उपयोग करने के बाद ही हम उनका अर्थ समझते हैं। फिर स्टूडेंट कहती है कि फिर हमें परिभाषा की ज़रूरत ही क्या है, जब हम उनका प्रयोग करना ही समझ लेते हैं, प्रयोग करने के बाद ही हम उनका अर्थ समझते हैं, तो फिर परिभाषा की ज़रूरत ही क्या है। तो टीचर जवाब देती हैं, हमें परिभाषा की ज़रूरत तब पड़ती है जब हमें किसी शब्द का प्रयोग करने में परेशानी होती है। हमें बारिश की परिभाषा जब होती है, परिभाषा की आवश्यकता जब होती है जब हम बूंदाबांदी और बादल फटने जैसी स्थिति और सामान्य बरसात में अंतर करना हो। मीन्स ये तीनों अलग अलग स्थितियां हैं। बूंदाबांदी एक अलग स्थिति है, बादल फटना एक अलग स्थिति है और सामान्य बारिश एक अलग स्थिति है। अब सामान्य बारिश को कह सकते हैं नॉर्मली सामान्य वर्षा होना, बूंदाबांदी जो बहुत ही कम बारिश होती है, और बादल फटने की स्थिति में बहुत हैवी रेन होती है। तो हमें कहीं ना कहीं जब हमें इनको अलग अलग डिफाइन करना हो तब हमें परिभाषा की ज़रूरत पड़ती है। तो टीचर उसको इस तरीके से ये बात समझाती हैं और यही बात लोकतंत्र पर भी लागू होती है। इसके लिए हमें स्पष्ट परिभाषा की आवश्यकता है, क्योंकि लोग इस शब्द का प्रयोग भिन्न भिन्न अर्थों के लिए करते हैं। बहुत अलग अलग सरकार, एक तरह की सरकार भी स्वयं को लोकतांत्रिक सरकार ही कहती हैं। इसलिए टीचर कहती हैं कि इसलिए हमें लोकतंत्र की एक सर्वमान्य या लोकतंत्र की परिभाषा की ज़रूरत होती है कि लोकतंत्र आखिर किस प्रकार का शासन है, लोकतांत्रिक सरकारें आखिर किस प्रकार की होती हैं। तो रिबियांग इसमें क्वेश्चन करती है कि हमें परिभाषा बनाने की आवश्यकता ही क्या है। एक दिन आपने हमें अब्राहम लिंकन का एक वाक्य बताया था, लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र है। मेघालय में हम स्वयं पर राज करते रहे हैं और इसे सभी लोग स्वीकारते हैं, इसमें परिवर्तन करने की ज़रूरत ही क्या है। स्टूडेंट अब्राहम लिंकन जी की फेमस कोटेशन जो है, इनकी परिभाषा जो है उसको दोहराती है कि आपने हमें ये बताया था और जब ये सर्वमान्य परिभाषा है तो फिर हमें नई परिभाषा गढ़ने की ज़रूरत ही क्या है। मैडम इसका जवाब देती हैं, मैं यह नहीं कहती कि इसमें परिवर्तन करने की ज़रूरत है,
और वो कहती हैं कि मुझे भी ये परिभाषा सुंदर लगती है। जब तक हम इस मामले में स्वयं विचार न करें तब तक यह तय करना कठिन होगा कि लोकतंत्र की यही सर्वोत्तम परिभाषा है। टीचर कहना चाहती हैं कि हमें किसी भी चीज़ को किसी के द्वारा कहे जाने पर ही स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए। हमें खुद भी उसे जांच परख कर अपने तर्कों के आधार पर जांचना चाहिए कि क्या वो सर्वोत्तम परिभाषा है, क्या वो अपने नाम को डिफाइन कर रही है। तो वो कहती हैं कि इस परिभाषा को हम सिर्फ इसलिए स्वीकार नहीं करेंगे कि अब्राहम लिंकन जी द्वारा कही गई है या किसी नामी ग्रामी व्यक्ति ने इसे कहा है या फिर सभी लोग उसको सही मानते हैं। तो इस पर एक स्टूडेंट है योलांदा। योलांदा कहती हैं, मैडम मैं कुछ कह सकती हूँ? हमें कोई परिभाषा तलाशने की आवश्यकता नहीं है। मैंने कहीं पढ़ा है कि डेमोक्रेसी जो है यूनानी शब्द डेमोक्रेशिया से बना है और यूनान में डेमोस का अर्थ होता है लोक और क्रेशिया का अर्थ होता है शासन। इस प्रकार डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन। यही सही अर्थ है, फिर परिभाषा की ज़रूरत ही क्या है? अब इसका जवाब मैडम देते हुए कहती हैं कि इस प्रश्न पर विचार करने का यह भी उपयोगी तरीका है, पर मैं इतना कहूँगी कि केवल शब्द की उत्पत्ति से उसकी परिभाषा निकालने का तरीका हमेशा उपयोगी नहीं रहता। शब्द का अर्थ अपने मूल से जुड़ा या बंधा नहीं रहता, समय के साथ साथ उसका प्रयोग और अर्थ भी बदलता रहता है। अब कंप्यूटर शब्द को ही ले लीजिए। टीचर उसको एग्जाम्पल देती हैं कि कंप्यूटर जो है शुरू में कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता था, लेकिन अब हम इसको एक कैलकुलेटिंग डिवाइस के अलावा भी बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। तो कंप्यूटर का अर्थ समय के साथ और प्रयोग के साथ इसका अर्थ चेंज हो चुका है और ऐसी ही स्थिति जो है लोकतंत्र की है। समय के साथ लोकतंत्र का अर्थ भी चेंज हो चुका है। तो केवल मूल अर्थ पर ही किसी चीज़ के भरोसा करना ठीक नहीं होता। तो स्टूडेंट मेरी कहती हैं, मैडम आपके कहने का अर्थ है कि इस विषय पर स्वयं सोचने का कोई शॉर्टकट नहीं है, हमें इसके अर्थ पर ध्यान देना ही होगा, इसकी परिभाषा गढ़नी होगी। मैडम कहती हैं, हाँ बेटा बिल्कुल ठीक, आओ अब हम ये काम कर ही डालें। तो टीचर और स्टूडेंट मिलकर लोकतंत्र को समझने का प्रयास करती हैं, जो कि इस चैप्टर का मेन मोटिव है। हम इस चैप्टर को क्यों पढ़ रहे हैं? हम इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें लोकतंत्र को समझना है, लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों ज़रूरी है। आइए पहले चर्चा करते हैं कि लोकतंत्र स्वयं को लोकतांत्रिक बताने का दावा करने वाली सरकारों के बीच की समानताओं और असमानताओं से संबंधित थी। मतलब लोकतांत्रिक सरकार ऐसा होता है कि सभी देश अपने आप को लोकतांत्रिक सरकारें बताती हैं, लेकिन क्या सारे देश की सरकारें जो स्वयं को लोकतांत्रिक बताती हैं, क्या वो सही मायनों में लोकतांत्रिक हैं? ये समझने की कोशिश इस चैप्टर में की गई है। टीचर कहती हैं कि लोगों के पास अपनी सरकार को चुनने का अधिकार होना चाहिए और ये सबसे पहली आवश्यकता है लोकतंत्र की। लोकतंत्र में लोगों के पास अपनी सरकार को चुनने का अधिकार होता है। यह परिभाषा बहुत स्पष्ट ढंग से लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में अंतर कर सकती है। इन्होंने उदाहरण दिया है, म्यांमार के सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया है। जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था वे देश के शासक बन बैठे। शासकों के फैसलों में लोगों की कोई भागीदारी नहीं थी। पिनोशे जैसे तानाशाहों का चुनाव लोग नहीं करते। यही बात राजशाहियों पर भी लागू होती है। नेपाल के राजा और सऊदी अरब के शाह लोगों द्वारा शासक नहीं चुने गए हैं, बल्कि राज परिवार में जन्म लेने के कारण उन्होंने यह अधिकार पाया था। तो इस तरीके से वो बताती हैं कि जो लोकतंत्र है उसमें राजा जनता द्वारा चुने जाते हैं और जनता की शासन में भागीदारी होती है। प्रस्तुत यह सरल परिभाषा अवश्य थी, परंतु पूर्ण या पर्याप्त नहीं है। इससे यह समझ में आता है कि लोकतंत्र का अर्थ लोगों का शासन है, परंतु इस परिभाषा का प्रयोग यदि हमने बिना सोचे समझे किया तो फिर उन सभी सरकार को लोकतांत्रिक कहना पड़ेगा जो चुनाव करवाती हैं। फिर हम यही परिणाम पर नहीं पहुंच पाएंगे, हम सही परिणाम पर नहीं पहुंच पाएंगे। जैसा कि हम अध्याय 4 में अध्ययन करेंगे, समकालीन विश्व प्रत्येक सरकार चाहे वह लोकतांत्रिक हो या न हो स्वयं को लोकतंत्र कहलाना और कहना चाहती है। इसलिए हमें वास्तविक लोकतंत्र और दिखावटी लोकतंत्र वाली सरकारों के बीच सावधानीपूर्वक अंतर करना होगा। यह कार्य हम तब कर पाएंगे जब हम इस परिभाषा के एक एक शब्द को सावधानी से समझें और लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताओं को जानें।
तो स्टूडेंट्स, अब इसमें लोकतंत्र की विशेषताओं का वर्णन किया गया है और अब इसमें आगे लोकतंत्र की एक एक विशेषता को उदाहरणों के हिसाब से समझाया गया है। लोकतंत्र की विशेषता अब इसमें कुछ दी हुई है, मैं उनको पढ़ती हूँ। इस परिभाषा के अनुसार शासक कौन है? किसी चुनाव को लोकतांत्रिक कहे जाने के लिए उसके किन अधिकारियों का चुना हुआ होना आवश्यक है और लोकतंत्र में कौन कौन से निर्णय हैं जो बिना चुने हुए अधिकारी भी ले सकते हैं। इन इन जो परिभाषाएं ये दी जा रही हैं, जिन पॉइंट्स को मैं पढ़ रही हूँ, उनका जो डिस्क्रिप्शन है वो आगे वीडियो में होता चलेगा और आशा है कि आपको चैप्टर समझ में आता चला जाएगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ चैप्टर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और जो सब कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आपको कुछ कमी लग रही है तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। दूसरा पॉइंट इन्होंने रखा है, किस प्रकार के चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कह सकते हैं? किस चुनाव को लोकतांत्रिक कहने के लिए किन शर्तों को पूरा किया जाना जरूरी है? थर्ड पॉइंट रखा है, सरकार के किस स्वरूप को लोकतांत्रिक कहेंगे? क्या चुने हुए शासक लोकतंत्र में अपनी इच्छा से सब कुछ कर सकते हैं या लोकतांत्रिक सरकार के लिए कुछ लक्ष्मण रेखाओं में बंधकर कार्य करना आवश्यक है? अगला पॉइंट है, क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को नागरिकों के कुछ अधिकारों का सम्मान करना चाहिए? नेक्स्ट पॉइंट, कौन से लोग शासकों का चुनाव कर सकते हैं या खुद शासक चुने जा सकते हैं? क्या इसमें प्रत्येक नागरिक का समान रूप से भाग लेना आवश्यक है? क्या कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने कुछ नागरिकों को इस अधिकार से वंचित कर सकती है? अब हम जो पॉइंट हमने पढ़े हैं उनको हम उदाहरणों के थ्रू स्पष्ट करते हुए चलेंगे। इसमें चैप्टर में उदाहरण दिए हुए हैं, अलग अलग एग्जाम्पल्स के थ्रू इन बातों को स्पष्ट किया गया है। अब हम इसमें इन्होंने पहला उदाहरण दिया है, अक्टूबर 1999 में पाकिस्तान में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने सैनिक तख्ता पलट का नेतृत्व किया और उन्होंने लोकतांत्रिक प्रकार से चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका और खुद को देश का मुख्य कार्यकारी घोषित किया। बाद में उन्होंने स्वयं को राष्ट्रपति घोषित किया और सन 2002 में एक जनमत संग्रह करवाकर अपना कार्यकाल 5 वर्षों के लिए बढ़वा लिया। पाकिस्तानी मीडिया, मानवाधिकार संगठनों और लोकतंत्र के लिए कार्य करने वालों ने आरोप लगाया कि जनमत संग्रह एक धोखाधड़ी है और इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां की गई हैं। अगस्त 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के द्वारा पाकिस्तान के संविधान को ही बदल डाला। इस आदेश के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता था। मंत्रिपरिषद के कामकाज पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का नियंत्रण रहता था जिसके अधिकतर सदस्य सैनिक अधिकारी थे। इस कानून के पास हो जाने के बाद राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए। इस प्रकार पाकिस्तान में चुनाव भी हुए, चुने प्रतिनिधियों के कुछ अधिकार भी प्राप्त हुए, परंतु सर्वोच्च सत्ता सेना के अधिकारियों और जनरल परवेज मुशर्रफ के पास रही। अब इस उदाहरण के द्वारा आप क्या समझ सकते हैं? देखिए, चुनाव भी हुए प्रांतीय असेंबलियों के, लेकिन प्रांतीय असेंबलियां अपने आप में स्वतंत्र नहीं थी, वो अपने निर्णय स्वयं नहीं चुन सकती थी। लेकिन लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो प्रांतीय असेंबलियाँ थी, प्रांतीय असेंबलियाँ मीन्स जो राज्य सरकारों के चुनाव होते हैं, उनकी असेंबलियों के पास, उनके चुने हुए प्रतिनिधियों के पास अपने राज्यों के हितों में निर्णय लेने का अधिकार ही नहीं था। जो सारी शक्ति थी वो परवेज मुशर्रफ के पास थी। तो अब क्या कह सकते हैं आप इसे? क्या आप इसे लोकतांत्रिक सरकार कहेंगे? हरगिज़ नहीं, क्योंकि लोकतंत्र की जो पहली विशेषता वो यही है कि लोकतंत्र में जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वो अपने निर्णय स्वयं लेते हैं। अब हम इसकी दूसरी विशेषता के ऊपर ध्यान देंगे, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। चीन की संसद को क्वांगो रेमनिन दाइवियो दाहुई राष्ट्रीय जनसंसद कहते हैं। यह चीन की संसद का नाम है और चीन की संसद के लिए प्रत्येक 5 वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं। इस संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त है। इसमें पूरे चीन में लगभग 3000 सदस्य आते हैं। कुछ सदस्यों का चुनाव सेना भी करती है। चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से अनुमति लेनी पड़ती है। 2002 और 2003 में हुए चुनाव में केवल कम्युनिस्ट पार्टी और उससे संबंधित कुछ छोटी छोटी पार्टियों के सदस्यों को चुनाव लड़ने की अनुमति मिली। सरकार सदा कम्युनिस्ट पार्टी की बनती है। अब
एक और उदाहरण दिया है, 1930 में स्वतंत्र होने के बाद से मैक्सिको में प्रत्येक 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति के लिए चुनाव कराए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन याद रखने लायक है कि मैक्सिको में राष्ट्रपति की जो पदावधि होती है वो 6 वर्ष की होती है। देश में किसी भी सैनिक शासन या तानाशाही नहीं आई है, परंतु सन 2000 तक प्रत्येक चुनाव में PRI इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी नाम की एक पार्टी को भी विजय प्राप्त हुई थी। विपक्षी दल चुनाव में भाग तो लेते थे, परंतु कभी भी उन्हें विजय प्राप्त नहीं होती थी। चुनाव में तरह तरह के हथकंडे अपनाकर प्रत्येक स्थिति में विजय प्राप्त करने के लिए PRI कुख्यात थी। सरकारी दफ्तरों में कार्य करने वाले सभी लोगों के लिए पार्टी की बैठकों में जाना अनिवार्य था। सरकारी स्कूल के अध्यापक छात्र छात्राओं के माता पिता से PRI के लिए वोट देने को कहते थे। मीडिया भी जब तब विपक्षी दलों की आलोचना करने के अतिरिक्त उनकी गतिविधियों को अनदेखा ही करता था। कई बार एकदम अंतिम क्षणों में मतदान केंद्रों को एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर कर दिया जाता था, जिससे अनेक लोग वोट ही नहीं डाल पाते थे। PRI अपने उम्मीदवारों के चुनाव अभियान पर काफ़ी धन खर्च करती थी। तो जिस तरीके से ये 2 उदाहरण दिए हैं, तो क्या आप वर्णित चुनाव को लोगों द्वारा अपना शासक चुनने का उदाहरण मान सकते हैं? जी नहीं, क्योंकि यहाँ पर लोगों के पास अपनी पसंद का नेता चुनने का ऑप्शन ही नहीं है। परवेज़ मुशर्रफ ने स्वयं को नेता बना दिया, स्वयं को हेड बना दिया, और उसके बाद प्रांतीय असेंबलियां जो हैं, अगर आप उन्हें चुन भी रहे हैं तो उनके चुनने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो शक्तियां हैं वो सारी परवेज़ मुशर्रफ के पास थी। और सेकंड उदाहरण में जो निष्पक्ष चुनाव वाला उदाहरण है, यहाँ पर दोनों ही जगह चीन में भी और मैक्सिको में भी निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहे, क्योंकि एक ही पार्टी अपनी ही विजय निश्चित पहले से ही कर लेती है। जब उसी का बखान किया जाएगा, लोगों के पास ऑप्शंस नहीं होंगे चुनाव करने के लिए, तो दूसरा नेता चुनने के लिए, तो फिर ये निष्पक्ष चुनाव नहीं कहा जा सकता। अब सपोज़ भारत में ले लीजिए, 70 साल से कांग्रेस का राज था, लेकिन जब भारत में एक अच्छी पार्टी उभर कर आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारतीय जनता को लगी कि वो काम करने के लिए सही है, तो भारतीय जनता ने कांग्रेस को सत्ता से हटाकर अपने लिए दूसरा ऑप्शन चुना, और आज वो उसी ऑप्शन पर कायम है और लगभग 7 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्य कर रही है। तो जिस तरीके से ये 2 उदाहरण दिए थे, तो हम इन्हें निष्पक्ष चुनाव का उदाहरण नहीं कह सकते। निष्पक्ष चुनाव में जनता के पास ऑप्शन होते हैं, वो अपनी मर्जी से अपने प्रतिनिधि को चुन सकती है। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। दूसरा पार्ट मैं लेकर आऊँगी इस वीडियो का जल्द ही। जिस चैप्टर में जो बचा हुआ पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं।